अभिनव आरएस अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हम लोग 19 अप्रैल से एक नई सीरीज लेकर आप लोगों के साथ आए हैं और वो सीरीज हमारी राजस्थान को जाने सीरीज। जी हाँ, राजस्थान को जाने सीरीज के अंतर्गत राजस्थान जीके प्रश्नोत्तरी का आज तीसरा पार्ट आप लोगों के साथ लेकर मैं उपस्थित हूँ। तो साथियों सभी जुड़ जाइए फटाफट और फटाफट से आप लोग जो भी प्रश्न उनके जवाब कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा। एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयत्न करें कि हूबहू आपकी पढ़ाई क्लासरूम में हो रही है। साथियों सबसे पहले मैं बात करता हूँ हमारी जो प्रश्नोत्तरी 2 थी। जी हाँ, राजस्थान जी के प्रश्नोत्तरी 2, उस सीरीज के जो विजेता रहे उन विजेता के अनाउंस करने की बारी आती है सबसे पहले। साथियों जो प्रश्नोत्तरी सीरीज 2 थी उनमें सभी बच्चों ने लगभग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सब बच्चों के लगभग 4-4, 5-5, 8-8, 10-10 कमेंट थे और बहुत कमेंट मुझे कल मिले। जैसा कि आपको पता है, रात्रि के 10 बजे तक के कमेंट ही शामिल किए जाते हैं लकी ड्रॉ में। और हमारे जो लकी ड्रॉ हैं उस लकी ड्रॉ में प्रश्नोत्तरी 2 जो सीरीज थी उसके विजेता आपकी स्क्रीन पर ये रहे। जी हाँ, जोरदार तालियां प्रियंका मीणा के लिए। साथियों हमारी जो प्रश्नोत्तरी 2 सीरीज थी उसकी विजेता है प्रियंका मीणा। बहुत बहुत बधाई बेटा आपको। और आपको मिलता है प्रियंका अभिनव आरएस अकेडमी का गिफ्ट हैम्पर और नगद पुरस्कार। साथियों आप भी इस लकी ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। इस लकी ड्रॉ में शामिल होने के लिए इन जो प्रश्नोत्तरी है उसके कम से कम आपको कमेंट बॉक्स में जाकर 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं और वो 3 प्रश्नों के जवाब कम से कम सही आपके होने चाहिए। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 प्रश्नों के जवाब दें ताकि आपके 3 सही निकले और उन प्रतिभागियों को हमारी लकी ड्रॉ में शामिल किया जाएगा और लकी ड्रॉ के माध्यम से एक विजेता आपकी स्क्रीन पर प्रतिदिन हम लोग घोषित करेंगे। तो साथियों सभी तैयार हो जाइए, अपनी नोटबुक और पेन उठा लीजिए। आज शुरू करते हैं हम लोग राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी 3। और प्रश्नोत्तरी 3 के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा। अरावली की निम्न पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। जी हां, आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। देखिए, पटवार मेंस 2016 में यह प्रश्न पूछा गया था। ऑप्शन ए है अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़ और जरगा। ऑप्शन बी में रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ऑप्शन सी में है जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। और ऑप्शन डी में है कुंभलगढ़, जरगा, रघुनाथगढ़ और अचलगढ़। साथियों इसमें प्रश्न को समझने का प्रयत्न करना। इस प्रश्न में एक्चुअल पूछ क्या रहा है ये अरावली की जितनी भी अपनी चोटियां हैं, जितनी भी श्रेणियां हैं ऊंचाई में, उन अरावली की श्रेणियों को ये आपसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करवाना है। आरोही क्रम का तात्पर्य हो गया, ये प्रश्न ऐसे बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम्स में। आरोही क्रम का तात्पर्य हो गया कि घटते से बढ़ते की ओर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पहले सबसे छोटी चोटी, फिर उसके ऊपर वाली, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर और सबसे जो लास्ट में है वो सबसे ऊंची जो चोटी इनमें से दी हुई है वो आप लोगों को जवाब में यहां पर देनी है। जी हाँ, फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब डालो। या मैं आप लोगों के सामने जवाब रख रहा हूं और आपका जो जवाब है वो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, रघुनाथगढ़, देन कुंभलगढ़, देन अचलगढ़ और उसके बाद में जरगा। जी हाँ, देखो इस प्रश्न को यहां तो हमने शॉर्ट आउट कर लिया, परंतु ये प्रश्न आपके सामने जब एग्जाम्स में आता है तो हो सकता है कि इनके ऑप्शन वो चेंज कर दे। जी हाँ, इनको ऊपर नीचे या 1-2 चोटियों के और नाम डाल सकता है, इनमें से 1-2 को हटा सकता है। तो इस टॉपिक को लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। आप लोग नोटबुक उठा लीजिए और जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको नोट आउट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आप लोगों को कुल मिलाकर अरावली की जो चोटियाँ हैं ना, उन चोटियों के नाम आपको याद करने और याद ऐसे करने कि मैं आप लोगों को एक ट्रिक के रूप में इस चीज़ को बताता हूँ ताकि आप जब तक प्रतियोगिता क्षेत्र में रहें तब तक वो ट्रिक आप लोगों को याद रहेगी। साथियों हमें याद करनी है अरावली की पर्वत चोटियाँ। अरावली पर्वतमाला के बारे में कल मैंने जो प्रतियोगिता सीरीज 2 थी
जिन विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता सीरीज 2 और 1 नहीं देखी है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर, और मैंने लिंक दे रखा है, वहां पर जाकर सीरीज 1 और 2 को जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वहां पर दिए हुए हैं। तो मैं बता रहा था प्रश्नोत्तरी जो 2 में थी, हमने अरावली की बात की थी कल, और उसी अरावली की बात को इस प्रश्न में और आगे बढ़ा रहे हैं हम। तो साथियों, अरावली की जो चोटियां हैं उन चोटियों को मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। होता क्या है इसमें, एक 2 बच्चे थे, 2 दोस्त थे। वो 2 दोस्त कोचिंग करने के लिए जयपुर आ जाते हैं, और जयपुर में अपने गुरुजी के यहाँ पर या कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं। एडमिशन लेने के बाद में एक्चुअल होता क्या है, वो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु कंप्लीट तैयारी होने के बाद वो अपने गांव की तरफ चले जाते हैं। गांव जाने के बाद में महीने, 2 महीने, 3 महीने रुक जाते हैं। रुकने के बाद में आपस में दोनों डिस्कस कर रहे होते हैं। एक दिन तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है, क्योंकि एग्जाम्स हो नहीं रही थी, तो दूसरे दोस्त को कहता है कि यार मुझे तो क्या पुलिस की एग्ज़ाम देनी है। तो दोस्त कहता है कि यार पुलिस की, तूने तो आरएस की तैयारी की है, फिर मतलब इतना कॉन्फिडेंस डाउन कैसे तेरे को है? तो गुरुजी से इतनी कम आशा कैसे रख रहा है यार? जब तूने आरएएस की तैयारी की है तो गुरुजी से इतनी आशा तो रख कि तू आरएएस तो बने, तो पुलिस की आशा क्यों लगा के बैठा है गुरुजी से? इतनी कम आशा कैसे है तेरे को? तो साथियों देखो, वो मारवाड़ी दोस्त अपने दोस्त को किस लहजे में कहता है, वो लहजा आप लोग ध्यान में रखना। वो कहता है कि गुरु से दिल लगाकर, जी हाँ, गुरु से दिल लगाकर जरा सी आशा क्यों रखो। देखना, लिखते चलो, गुरु से दिल लगाकर जरा सी आशा क्यों रखो। जरा सी आशा क्यों रखो, मारवाड़ी था, मारवाड़ी भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखा है बात को। अब ध्यान से सुनना, ये जो ट्रिक आपने याद रख ली, मैंने कहानी के रूप में जोड़ने का प्रयत्न किया। 2 दोस्तों की कहानी थी, कोचिंग आए थे, कोचिंग में गुरुजी से आरएस की तैयारी की थी, परंतु पुलिस के बारे में चर्चा कर रही थी। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि यार गुरु से दिल लगाकर जरा सी आशा क्यों रखो, छोटी सी आशा क्यों रख रहा है तू, बड़ी आशा तुझे रखनी चाहिए गुरुजी से पढ़ने के बाद में। तो साथियों देखो, इससे हम लोग कैसे अरावली की चोटियों को याद कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका गुरु है, इस गुरु शब्द से पढ़ता है गुरु शिखर। जी हां, गुरु शिखर। इसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है से, और से बनता है आपका शेर। यह अरावली की दूसरी चोटी है, शेर। जी हां, जो यहां पर दिल है, उस दिल से आपका बढ़ता है देलवाड़ा। क्या बनता है? देलवाड़ा। साथियों आगे ये जो लगाकर है, ये शब्द गौण शब्द रहेगा, इसको आप भूल जाना। इसके पश्चात में जो जरा शब्द है, इस जरा से आपके यहां पर बनेगा जरगा। क्या बनेगा? जरगा। इसके पश्चात हम लोग चलते हैं आशा। सी को भूल जाना, आशा। और आशा शब्द से अपने यहां पर बनता है अचलगढ़। अचलगढ़। इसके पश्चात अपना जो कु शब्द है, इस कु से बनता है कुंभलगढ़। क्या बना? कुंभलगढ़। इसके पश्चात में अपना जो र है, इस र से बना आपका रघुनाथगढ़। र से क्या बना? रघुनाथगढ़। और खो से भी याद रख लेना, खो से बनता है खोदरीबा। क्या बना? खोदरीबा। मैं बोल रहा हूं, हो सकता है आप लोगों को समझ, अगर यहां पर लिखा हुई मेरी बात नहीं आए तो समझने, बोलने से ज्यादा समझने की कोशिश करना। दोबारा मैं मेरी एक बार ट्रिक को रख रहा हूं आप लोगों के सामने। गुरु से दिल लगाकर जरा सी आशा क्यों रखो। तो गुरु से बना हमारे सामने कौन सा बना? गुरु शिखर। इसके बाद में शेर से बना, सॉरी, शेर से बना शेरगढ़। इसके बाद दिल से बना देलवाड़ा, और जरा से बना जरगा। आशा से बना अचलगढ़, और कु से बना कुंभलगढ़। रे से बना रघुनाथगढ़, और खो से रखा खोदरीबा।
फिर साथियों हमने बात करी, हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सब वो पूछ रहा था कि इनको आरोही क्रम में कब रखेंगे और कैसे रखेंगे, मतलब इनकी जो ऊंचाई है चोटियों की, इन ऊंचाई के आधार पर, तो हमारे लिए इनकी ऊंचाई जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों आप लोग नोट आउट करते चलना, जो आपकी गुरु शिखर है, इस गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 है। ट्रिक आप लोगों ने याद रख ली होगी, मैं इसको हटा देता हूं। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 है। इसके बाद में जो शेर है, शेर की ऊंचाई 1597 मीटर है, ये मीटरों में दे रखी है। इसके बाद देलवाड़ा की जो ऊंचाई है वो 1442 मीटर। देलवाड़ा के बाद में जरगा है, जरगा की ऊंचाई दे रखी है 1431। जरगा के बाद में हमने बताया अचलगढ़, और अचलगढ़ की ऊंचाई 1380 मीटर। अचलगढ़ के बाद में मैंने बताया कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर। इसके बाद में रघुनाथगढ़, और रघुनाथगढ़ की 1055। तो साथियों ये आपकी कुछ चोटियां थी। अच्छा, इनके बारे में एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, जैसे मैं थोड़ा बता दूं, गुरु शिखर आपको पता है सिरोही में, ये भी याद हो जाएगा। शेर कहां पर है, ये भी सिरोही में है। देलवाड़ा आपने सुन रखा है, देलवाड़ा के जैन मंदिर बड़े प्रसिद्ध है, ये भी सिरोही में है। जरगा की अगर मैं बात करूं तो ये उदयपुर में पड़ता है, ये याद रखना आप लोग। जरगा रागा की पहाड़ी आपने सुनी होगी, उदयपुर में। अचलगढ़ आपको पता है वही सिरोही में है। यहां पर कुंभलगढ़ पड़ता है आपके राजसमंद में, और रघुनाथगढ़ पड़ता है आपके सीकर में। रघुनाथगढ़ को पूछ लेता है काफी बार, ध्यान रखना रघुनाथगढ़ कहां पर है, सीकर में। तो साथियों ये रही आपकी सारी की सारी अरावली पर्वतमाला की चोटियां, और इस अरावली पर्वतमाला की चोटियों को हमने याद किया एक ट्रिक से। ट्रिक का हमने जो जिक्र किया था वो ट्रिक थी हमारी, गुरु से दिल लगाकर जरा सी आशा क्यों रखो। और इस प्रकार से हमने इन ट्रिक के माध्यम से इन सारी चोटियों को याद किया है, जिनमें आप लोग याद जरूर रखेंगे। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ता है, जरगा उदयपुर में, और बाकी की सारी चोटियां कहां पर है, आपकी सिरोही में। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, और आपकी जरगा है वो जरगा कहां पर पड़ती है, उदयपुर में। बाकी कहां पर है, सिरोही में स्थित है। चलो साथियों आप लोगों को याद हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और सेकंड प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल जानते होंगे आप, नील हरित शैवाल से N2 मतलब नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, और ये आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम 2011 में प्रश्न पूछा गया था। जो टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम थी 2011 वाली, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती है। जवाब दीजिए फटाफट अपने कमेंट बॉक्स में, जल्दी कीजिए, आज थोड़ा सा समय की कमी रहेगी अपने पास में, तो थोड़ी सी आप लोग गति रखें, जवाब फटाफट देते चलें। कमेंट बॉक्स में 20 सेकंड मिलती है आपको जवाब देने के लिए, और बाउंडेशन नहीं है, जवाब देने के बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में जवाब डाल सकते हैं। पंचभद्रा, सांभर, सरदार समंद झील और मोती झील। साथियों यहां पर जो राइट आंसर है वो होगा मोती झील। जी हाँ, मोती झील। साथियों बात अगर करूं मैं मोती झील के बारे में, तो मोती झील जो है वो पड़ती है आपके भरतपुर में। मोती झील कहां पर है, भरतपुर में। और साथियों अगर इस मोती झील की बात करूं ना, तो इस मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन भी कहते हैं। जी हां, भरतपुर की लाइफलाइन, क्योंकि इससे ही भरतपुर शहर को पेयजल सुविधा दी जा रही है, इसलिए इसको। अच्छा आप लोग कमेंट बॉक्स में एक जवाब प्रश्न और डालना, जयपुर की लाइफलाइन किसे कहते हैं, जयपुर की लाइफलाइन कमेंट में डालिए, जयपुर की लाइफलाइन किसे कहते हैं। यहां पर बात कर रहे थे मोती झील के बारे में, जहां से हमें N2 या नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होती है नीले हरे शैवालों से। साथियों इसके बारे में अगर मैं और बात करूं, तो इस जो झील है, इस झील को बनाया गया रूपारेल नदी पर। जी हाँ, रूपारेल नदी के पानी को रोककर, रूपारेल नदी के
पानी को रोककर इस झील का क्या करवाया गया है? निर्माण, जो कि क्या कहलाती है? भरतपुर की लाइफलाइन। कौन सी है भरतपुर की लाइफलाइन? मोती झील। आगे का प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से किस लोक देवता का, जी हाँ कला संस्कृति से ये प्रश्न है, सॉरी, निम्न में से किस लोकगीत का संबंध मारवाड़ या जोधपुर से है? निम्न में से किस लोकगीत का संबंध, लोकगीत कला संस्कृति का पॉइंट, संबंध मारवाड़ या जोधपुर से है? ऑप्शन पढ़िए, चिरमी, कुर्जा, लांगुरिया और हिचकी। फटाफट जवाब दीजिए, निम्न में से किस लोकगीत का संबंध मारवाड़ या जोधपुर से है? साथियों यहां पर जो राइट आंसर होगा हमारा, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुर्जा। जी हाँ, कुर्जा की अगर बात करूं तो ये एक लोकगीत है, नोटबुक में नोट कीजिएगा। और कुर्जा की यहां पर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में एक पक्षी भी है कुर्जा। कुर्जा क्या है? एक पक्षी है। अच्छा, तो इसका पक्षी से क्या संबंध है और ये लोकगीत कैसे बना? थोड़ी सी बात करते हैं हम। देखो, अगर कुर्जा की बात करूं मैं तो कुर्जा बेटा होता क्या है आखिर? ये कि विरह गीत है एक तरीके का। कुर्जा कैसा लोकगीत है? विरह गीत। विरह गीत का मतलब क्या होता है? जब एक प्रेमिका अपने प्रेयस से बिछड़ जाती है तो उसके विरह वेदना में जो गीत गाए जाते हैं, जो लोक गीत प्रस्तुत किए जाते हैं, वो कहलाते हैं आपके विरह गीत। तो यहाँ पर एक विरह गीत के रूप में लोकगीत है कुर्जा। साथियों बहुत सारे विरह वेदना पर लोकगीत अपने राजस्थान की संस्कृति में बने हैं। और ये जो लोकगीत गाया जाता है विशेष रूप से जो कुर्जा, वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। कौन सा ऋतु में गाया जाता है? ये वर्षा ऋतु में। जी हाँ साथियों, अगर बात करूँ यहाँ पर तो इसके अंतर्गत क्या होता है, एक पत्नी अपने पति को संदेश भेजती है, किसके माध्यम से? इस कुर्जा पक्षी के माध्यम से। और कुर्जा पक्षी को संदेश देकर वो अपनी विरह वेदना को प्रस्तुत करती है। तो ये अपने मारवाड़ क्षेत्र का बड़ा ही लोकप्रिय लोकगीत माना जाता है कुर्जा। तो साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। तो इनके बारे में थोड़ी सी देख लें अपन लोग। ये जो चिरमी जो लोकगीत है, ये चिरमी है मालवा का। चिरमी का संबंध कहां से है? मालवा से। अच्छा, लांगुरिया तो आप लोग जानते होंगे, केला देवी। केला देवी कहां पर है? करौली में, करौली। तो लांगुरिया का संबंध कहां से है? करौली से। और हिचकी, हिचकी जो लोकगीत आपका, वो हिचकी लोकगीत का जो संबंध है वो मेवात क्षेत्र से है। मेवात मतलब अलवर भरतपुर का सीमावर्ती प्रदेश मेवात, जहां पर मेव जाति बड़ी अधिकता में मिलती थी, मेवात क्षेत्र कहलाता था। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर, इतिहास के पाठ से आप लोगों के लिए प्रश्न है, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश, बहुत कम विद्यार्थियों ने सुन रखा होगा, वरिक वंश ने शासन किया था? कहाँ की बात कर रहा हूं मैं? राजपूताना की। तो राजपूताना के क्षेत्र का नाम पूछ रहा है जहां पर इस वरिक वंश ने शासन किया था। थोड़ी सी बता दूं, मैं प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, वो किसी अपने अनुयायी के अंतर्गत यहाँ पर आया था और उसने फिर अपना शासन यहाँ पर स्थापित कर लिया था। जवाब दीजिए फटाफट। जी हाँ, इसका जो राइट आंसर होगा वो जवाब होगा बयाना। जी हाँ, अब बात करें अपन कि बयाना में कैसे क्या है ये वरिक वंश आया, तो दो बातें हमारे सामने रह जाती हैं यहाँ पर। एक तो बयाना से संबंधित, बयाना में कौन से वंश ने शासन किया था? वरिक वंश ने। अच्छा, अगर मैं पहले तो बयाना की थोड़ी सी बात कर लूं साथियों, बयाना जो है, इस बयाना का हमें प्राचीन एक नाम और मिलता है वाणापुर, सॉरी वाणासुर दे रखा है, काफी जगह वाणापुर दे रखा है, वाणासुर, वाणासुर। अच्छा, वाणासुर अगर मैं बात करूं तो इस वाणासुर को, या वाणासुर जो स्थान है, इसका किला बड़ा ही प्रसिद्ध था। बयाना का किला,
बड़ा ही प्रसिद्ध किला है। अच्छा, प्रसिद्ध क्यों था? ऐसा बताया जाता है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बनने से पहले राजस्थान में सबसे सुदृढ़ जो किला था या सबसे बड़ा जो किला माना जाता था वो माना जाता था बयाना का किला। अच्छा, बयाना से हर जो अपना मुगल था, इन मुगलों का बड़ा ही अच्छा संबंध रहा था। एक किंवदंती है कि जो मुगल बादशाह बाबर था, उस बाबर ने जो दारू पीना या जो मदिरा पीना छोड़ने का काम किया था वो किया था इसी बयाना में आकर। मतलब बयाना में उसने शपथ ली थी, सौगंध खाई थी कि मैं आज के बाद में मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। तो मुगल काल में भी बड़ा चर्चित था बयाना। अच्छा, बयाना की बात करूं तो एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है ये, नील की मंडी के लिए। जी हाँ, यहाँ पर नील की मंडी लगा करती थी मुगल काल में। तो काय के लिए प्रसिद्ध था ये? नील की मंडी के लिए प्रसिद्ध जगह थी। कौन सी जगह की बात कर रहा हूं मैं? बयाना की। साथियों, अगर मैं इस वरिक वंश के बाद में बात करूं तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारे समुद्रगुप्त के मैं समय की बात कर रहा हूँ। जब समुद्रगुप्त का शासन चल रहा था तो उनका एक सामंत था जिसका नाम था क्षत्रप। क्या नाम था? क्षत्रप। उस क्षत्रप के द्वारा, ये क्षत्रप किसका सामंत हुआ करता था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त के सामंत क्षत्रप के द्वारा वरिक कुल या वरिक वंश की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर जो आपका बयाना था, इस बयाना में वरिक वंश को स्थापित करने वाला जो शासक था उसका नाम था क्षत्रप, और क्षत्रप ने बयाना पर अपना शासन किया था। इसीलिए हम लोग वरिक वंश को राजस्थान से कनेक्ट कर पाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर, राजनीति विज्ञान से बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न, निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद की ही नियुक्ति होती है? जी हाँ, अमूमन क्या होता है, संसद में लगभग जो समितियां बनती है उनमें जो अध्यक्ष होते हैं वो सत्ता दल के ही सांसदों को बनाया जाता है। परंतु एक समिति ऐसी भी है जिसमें हमेशा ही जो विरोधी दल होता है, विरोधी का मतलब हो गया विपक्ष में बैठने वाला जो दल है, उसके सांसद को क्या किया जाता है? अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। तो जवाब दीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, लोक लेखा समिति या प्राक्कलन समिति? साथियों, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका लोक लेखा समिति। जी हाँ, लोक लेखा समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है लोक लेखा समिति से। मैं बात करूं अगर लोक लेखा समिति की तो थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम इसके बारे में। देखो, इस सीरीज को देने से एक चीज तो तय है, आप लोगों के लगभग सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े कवरअप होते हैं, और हर टॉपिक को, जो भी प्रश्न आ रहा है उससे संबंधित जो टॉपिक है उसको अपन थोड़ा बहुत जितना हो सक रहा है उतना, क्योंकि समय की बाउंडेशन है, अपने को 1 घंटे में पूरी सीरीज को कवर करना होता है, तो उसकी पूरी डिटेल्स हम लोग व्याख्यात्मक रूप से लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों के अच्छे नोट्स बन रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ राजस्थान जीके में इस सीरीज को ज्वाइन करने वाले बालकों की 1 से 1.5 महीने में राजस्थान जीके बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर पहुँच जाने वाली होगी। चाहे वो बालक आरएस की तैयारी में हो, चाहे वो बच्चा छोटे लेवल की एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो राजस्थान की। लोक लेखा समिति की अगर मैं बात करूं तो बेटा जी, लोक लेखा समिति के बारे में एक बात ध्यान रखना, इसका आखिर सबसे पहले तो बात आती है कि लोक लेखा समिति करती क्या है, क्या काम करती है ये। तो ध्यान रखना, ये भारत सरकार का जो खर्चा किया जाता है, अब भारत सरकार में खर्चा कौन करेगा? सत्ता दल करेगा खर्चा, मतलब सरकार वही बना रहा है, तो सत्ता दल जो खर्च करेगा उस खर्च का लेखा परीक्षण करने का काम करती है ये कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। इसलिए हमेशा इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विपक्ष का व्यक्ति, ताकि वो मतलब पारदर्शी तरीके से उसकी जांच कर सके और गहनता से परीक्षण कर सके। तो इसका अगर कार्य आप लोगों से पूछा जाए तो कार्य आप लोग क्या बताएंगे? भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण करना, भारत सरकार के खर्चों का लेखा परीक्षण। ठीक है, आगे बात करते हैं। सबसे पहले फिर बात आती है कि साहब इसमें सदस्य कितने होते हैं। तो अगर सदस्यों को लेकर कभी प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। सदस्यों की बात करूं तो बेटा इसमें कुल जो सदस्य होते हैं ना वो होते हैं 22 सदस्य। जी हाँ, कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य। परंतु इन 22 सदस्यों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। ध्यान रखना, इसमें 15 सदस्य तो एक होते हैं
और 7 सदस्य एक होते हैं। मतलब जो 15 सदस्य होते हैं वो तो होते हैं लोकसभा से। जी हाँ, 15 सदस्य तो इसमें होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य इसमें होते हैं उच्च सदन राज्यसभा से। तो 7 सदस्य तो राज्यसभा से और 15 सदस्य लोकसभा से। इस प्रकार से टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो जाती है? 22 हो जाती है। अच्छा, एक बात हमने रखी कि हमारा जो प्रश्न था कि सब इसमें जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा? विपक्ष का सदस्य होगा, विपक्ष का जो सांसद होगा उसको बनाया जाएगा। परंतु साथियों, ये जो अवधारणा थी ये 1967 में लागू हुई थी। जी हाँ, 1967 से पहले इसका जो अध्यक्ष होता था ना, वो अध्यक्ष हमेशा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का सदस्य को ही बनाया जाता था। परंतु 67 में ये विधान परिवर्तित किया गया और इस विधान में परिवर्तन करके और 67 से लागू कर दिया कि इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा कौन होगा? विपक्ष का सांसद होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सूचना का अधिकार। जी हाँ, सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पारित हुआ था? बहुत ही प्यारा प्रश्न। सूचना का अधिकार जानेंगे हम लोग, देखेंगे इसके बारे में। पहले आप लोग जवाब दीजिए अपना कमेंट बॉक्स में। सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ या कब पारित हुआ था? 2003, 2004, 2005, 2010? फटाफट फटाफट, जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो। प्रश्न को समझो, प्रश्न क्या पूछ रहा है? सूचना का अधिकार पूछ रहा है, शिक्षा का अधिकार नहीं पूछ रहा है। एक होता है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, और एक है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है डेट को लेकर। यहाँ पर जो इसका आंसर होगा साथियों, वो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2005 में। जी हाँ, 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम क्या हुआ था? पारित। ध्यान देना, सूचना के अधिकार का तात्पर्य है, सूचना का अधिकार साथियों, सूचना के अधिकार से तात्पर्य है कि आप सरकार से या भारत सरकार में किसी भी संगठन या संस्था से या सरकार की इकाई से आप किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त कर सकते हैं जिसका जनहित से संबंध हो या संबंध रखती हो। उस सूचना को आप लोग मांग सकते हैं एक आरटीआई लगा के। जी हाँ साथियों, तो ये प्रावधान 2005 से हमारे यहाँ पर लागू किया गया था। अच्छा, कुछ राज्यों ने 2005 से पहले भी लागू कर दिया था, परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पूरे भारत में एक साथ इसको लागू किया गया था और वो लागू किया गया था 2005 में। अच्छा, सूचना के अधिकार अधिनियम की बात करूँ तो सबसे पहले तो साथियों बात आती है कि साहब इसकी कि ये संसद में पारित कब हुआ था? ये प्रश्न भी आपके सामने रख लिया जाता है। तो संसद में पारित, मैं दो बातें बताऊंगा, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। ये संसद में पारित हुआ था 12 मई को। जी हाँ, 12 मई 2005 को। 3 डेटें बता रहा हूं, तीनों डेटें याद रखना, सूचना के अधिकार को याद रखना है तो, क्योंकि इनमें इससे संबंधित ही तथ्य पूछे जाते हैं। संसद में पारित, संसद में अंतिम रूप से पारित कब हुआ? 2005 में। अच्छा, इसके बाद की बात करूं तो साथियों 15 जून 2005 को, जी हां 15 जून 2005 को ये राष्ट्रपति की इसको क्या मिल गई? अनुमति। तो राष्ट्रपति की अनुमति, और राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली इसको? 15 जून को, 15 जून 2005 को। दो तथ्य याद हो गए आपको। मतलब पहली बात संसद में पारित, दूसरी बात राष्ट्रपति की अनुमति। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो इसको जो लागू करने का काम हुआ था वो लागू या अंतिम रूप से जो हुआ वो थी 12 अक्टूबर 2005। जी हां, ये संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और लागू कब हुआ था? ये 12 अक्टूबर 2005 को। ये 3 तथ्य आप लोगों के सामने हैं। देखो साथियों, किसी भी जो आपका मैं बात करूं तो कानून कब बनेगा, कोई भी जो अधिनियम होगा वो कानून का रूप कब लेगा? तो कानून का रूप लेने के लिए 3 प्रक्रियाओं से उसको गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदनों में वो पारित हो। इसके पश्चात में अगर वो विधेयक, अगर धन विधेयक हो तो वहाँ पर केवल लोकसभा के पास उसका ज़्यादा अधिकार होता है।
क्योंकि 14 दिन केवल वो विलंबित कर सकती है धन विधेयक को, बाकी अधिकार पूरा लगभग उसका लोकसभा पर ही होता है। तो बाकी जो विधेयक होते हैं उन पर दोनों जो सदन है उनमें पारित हो, इसके पश्चात में फिर वो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षरित होना चाहिए, और उसके पश्चात वो क्या लेता है, कानून का अमली जामा पहन लेता है, और वो विधेयक क्या बन जाता है, एक कानून का रूप ले लेता है। तो साथियों यहाँ पर सूचना के अधिकार की बात की, संसद में पारित हुआ था 12 मई 2005 को, राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी जून के महीने में 15 जून को, और अंतिम रूप से जो लागू हुआ था वो हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। 3 डेटें हैं, 12 मई, 15 जून, 12 अक्टूबर। तो 2 तो 12 है और 1 15 है। 12 मई, 15 जून और 12 अक्टूबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। जी हाँ, हाल ही में आरबीआई द्वारा करंट को लेकर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो करंट को लेकर भी बल्कों के मुझे कमेंट मिल रहे थे बराबर। थोड़ी सी मैं बात करूं करंट को लेकर, तो काफ़ी बच्चे बहुत ज़्यादा करंट को लिखते हैं। आप अनावश्यक करंट को स्थान ना दें। जैसे मेरे जो विद्यार्थी हैं, आरएस बैच के जो विद्यार्थी हैं, मैं उनको भी एक सलाह देता हूं कि बेटा आप लोग करंट को अथाह भंडार ना लिखें। कितनी पढ़ोगे करंट, आप उसमें सार्थक करंट को लिखो, फालतू के आंकड़े मत डालो उसमें। ये ऐसे ये वो शेर फलाना ठिकाना सारी बातों को लिख लेते हो, पत्रिका भास्कर, दैनिक नवज्योति या आपका द हिंदू लिखो, परंतु सारगर्भित तरीके से करंट को बनाओ, और वो करंट जो कि वास्तव में लगे कि हाँ लेवल की करंट है, उसी को आप लोग स्थान दो अपनी कॉपी में। साथियों यहाँ पर बात करते हैं हम लोग हाल ही आरबीआई द्वारा, जी हाँ, हाल ही आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की रिवर्स रेपो दर, बहुत ही प्यारा प्रश्न है इकोनॉमिक करंट का। हाल ही में आरबीआई द्वारा भारत की रिवर्स रेपो दर तय की गई है। जी हाँ, अभी जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही थी उसी बीच में आरबीआई की एक बहुत बड़ी खबर आई थी, और वहाँ पर आरबीआई ने रिवर्स रेपो जो दर है उसमें कमी की थी। तो वर्तमान में कमी करने के पश्चात में कितनी रिवर्स रेपो दर तय की गई है, कितनी रखी गई है? लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया जवाब दीजिए। 3.50, 3.75 या 4.0% या फिर 4.25%? जवाब फटाफट डालिए, करंट का क्वेश्चन है, आप लोग घर पे बैठ के करंट तो जरूर पढ़ ही रहे होंगे। साथियों ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो जवाब होगा 3.75। जी हाँ, ऑप्शन बी 3.75, 3.75% वर्तमान में क्या है हमारे भारत की रिवर्स रेपो दर। अब साथियों थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि रिवर्स रेपो दर क्या है और कैसे क्या ये निर्धारित हुई। साथियों यहाँ पर क्या होता है, देखो जो बैंकों का बैंक होता है वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जितने भी बैंक होते हैं वो सारे इसके अधीनस्थ बैंक होते हैं। जितने भी छोटे मोटे बैंक होते हैं वो सारे इसके अधीनस्थ बैंक होते हैं। अब होता क्या है, देखो ये जो छोटे मोटे अधीनस्थ बैंक होते हैं, इन बैंकों को आरबीआई से पैसा लोन लेना होता है, और काफ़ी बार आरबीआई को इन छोटे बैंकों से पैसा लोन लेना पड़ता है। ध्यान से समझना बात को। तो अगर छोटे बैंक या अधीनस्थ बैंक आरबीआई से अगर पैसा ले रहे हैं, आरबीआई किसको दे रहे हैं? छोटे बैंकों को या अधीनस्थ बैंकों को। तो जिस ब्याज की दर पर वो अधीनस्थ बैंकों को पैसा उपलब्ध करवाता है वो कहलाती है रेपो रेट, रेपो दर। समझ में आ गई होगी बात? जिस रेट पर वो पैसा उपलब्ध करवाता है। परंतु जब आरबीआई को जरूरत पड़ी कभी कभार, तो वो अधीनस्थ बैंकों से जिस दर पर पैसा लेता है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये दो बातें समझना आप लोग इकोनॉमिक के लिए, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक बात और कर लूँ साथियों, ये जो निर्णय अभी आया है, जो नई रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो रखी गई है, उनका निर्णय आया था 17 अप्रैल। तो 17 अप्रैल 2020 तक के लेटेस्ट मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों अभी हाल ही में जो हमारी जो रिवर्स रेपो जो पहले चल रही थी, वो रिवर्स रेपो चल रही थी 4%। जी हाँ,
4% रिवर्स रेपो थी, परंतु उसको 0.25 कम करके, ये बात भी ध्यान रखना कितनी कमी की गई है, 0.25 यानी 0.25% की कमी करके, और कितनी रख दी गई है अब आपकी 3.75 रखी गई है। तो पहले कितनी थी आपकी 4% थी और अब कितनी है 3.75%। अच्छा, रेपो रेट के बारे में पूछे तो रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और वर्तमान में भी रेपो रेट वही आपकी 4.40 है। जी हाँ, 4.40% आपकी क्या है रेपो रेट और 3.75 क्या है रिवर्स रेपो रेट है। आगे चलते हैं। काफ़ी बच्चे कल डिमांड कर रहे थे कि सर करंट की हमें कुछ % भी आप लोग इसमें प्रोवाइड कराएं, तो आपकी डिमांड को माना गया है। आपकी कोई भी अगर किसी भी प्रकार की अगर कोई भी डिमांड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, पर्सनल आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा साथियों, प्रश्न है बहुत ही प्यारा, इतिहास से, चंवरी कर की प्रकृति थी। जी हाँ, चंवरी कर की प्रकृति थी। चंवरी कर किस प्रकार का कर था? यहां पर आप लोगों के ऑप्शन ये रहे, आयात कर, निर्यात कर, कृषि उत्पादन कर या पुत्र के विवाह पर लिया जाने वाला कर। जवाब फटाफट कमेंट पे कीजिए। कल जो साथियों के हमारे पास मिली जुली जो प्रतिक्रियाएं रही उनमें अच्छे प्रयास और सराहनीय प्रयास रहे। नारायण गुजर, आपके प्रयास बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तैयारी है बेटा आपकी, बेस्ट ऑफ लक आपको। नंद किशोर प्रजापत, निखिल कुमार, सुभाष चंद्र, राम चौधरी, बहुत अच्छा लिखा आप लोगों ने भी। आपकी बातें भी मानने का प्रयास करेंगे हम लोग। जीत प्रजापत, सतीश शर्मा, वेरी गुड। राकेश कुमार, मनीष कुमावत, मुकेश कुमार, गजानन कुमावत, संतोष रानीवाल, रमेश चौधरी, आप सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हमें लगातार मिल रही है और आप लोगों की इस प्रतिक्रिया के माध्यम से और बालकों को भी मोटिवेशन मिल रहा है। तो जितने भी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं, इस पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं, वो जवाब जरूर दे, जरूर जवाब दे, इससे कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है। रमेश चौधरी, प्रियंका मीणा जो कि हमारी आज की विजेता भी रही है प्रतियोगिता सीरीज 2 की, फूलचंद अभिनव टीम से आपका भी धन्यवाद। आप भी बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं, बार बार लगातार प्रेरित कर रहे हैं आप। पूजा चौधरी, राहुल वर्मा कलवाड़ा से, आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भी बालकों के लिए प्रेरक बन रहे हैं और किसी न किसी प्रकार से शिक्षा की मुहिम को आप लोग शेयर कर रहे हैं। इन लोगों ने वीडियोस को शेयर भी किया है, बहुत सारे अपने जो साथी लोग हैं उन तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम एक व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है वो कम से कम अपने 10 मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर करें। ये आपका शैक्षिक धर्म बनता है कि इस लॉकडाउन की वैश्विक स्थिति में आप अपने मित्रों का जरूर सहयोग करें। और शिक्षा की एक अपूर्व बात है कि जितना इसको आप लोग बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। शिक्षा की यही सबसे बड़ी खूबी है, इसको जितना फैलाओगे उतना आपका यशोगान बढ़ेगा और शिक्षा का मान बढ़ेगा। तो साथियों, वापस हम लोग प्रस्थान करते हैं हमारी प्रश्न की ओर। चंवरी कर की प्रकृति, चंवरी कर की प्रकृति के लिए जो आपका आंसर होगा वो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पुत्री के विवाह पर लिया जाने वाला कर। जी हाँ साथियों, चंवरी कर एक ऐसा कलंक था राजस्थान की सरजमी पर जिसने शासक को इतना निर्लज्ज कर दिया था कि उसने पुत्रियों के विवाह के अवसर पर भी कर लेना नहीं छोड़ा और कर लगा दिया था उसने। कितना गलत समय था वो, किस गलत समय का हमारे पूर्वजों ने सामना किया था। साथियों, मैं बात करूं इस चंवरी कर की, तो इस चंवरी कर की अगर चर्चा करूं तो साथियों ये अपने राजपूताना में ही मेवाड़ जो आपकी रियासत थी, उस मेवाड़ रियासत में एक ठिकाना था जिसका नाम था बिजोलिया। जी हाँ, ठिकाने का नाम था बिजोलिया। इस बिजोलिया ठिकाने भीलवाड़ा में पड़ता है बिजोलिया। इस बिजोलिया की मैं बात करूं तो यहां पर 1903 ईस्वी में, जी हां 1903 ईस्वी में यहां के जो ठिकानेदार थे उनका नाम था ठाकर कृष्ण सिंह। याद रखना, ठाकर कृष्ण सिंह। इस ठाकर कृष्ण सिंह के द्वारा 1903 में बिजोलिया जो ठिकाना है उस ठिकाने की संपूर्ण जनता पर चंवरी कर लगाया गया था। जी हाँ, और ये जो चंवरी कर था
इस समरी कर की जो राशि थी वो 5 रुपए की राशि थी। मतलब जब भी किसी किसान को यदि अपनी बेटी का विवाह करना है तो विवाह के अवसर पर 5 रुपए का कर राजा के या जो आपका ठिकानेदार है उसको चुकाना पड़ेगा। और साथियों उस समय की बात कर रहा हूं मैं 1903 की। उस समय किसानों की स्थिति बेहद दुर्लभ हुआ करती थी। 5 रुपए की कीमत बहुत बड़ी हुआ करती थी। आज के समय के कम से कम कंपेयर कर सकते हैं 5 रुपए को आप 5 लाख रुपए के बराबर कंपेयर कर सकते हो। मुझे जो अनुमान है उसके आधार पर बता रहा हूं, आज का 5 लाख और उस समय का 5 रुपए लगभग बराबर अवस्था में थे। और ऐसी स्थिति में 5 लाख रुपए का जो लोग या 5 रुपए का जो लोग भुगतान नहीं कर पाते थे, उस स्थिति में उनकी बच्चियों का विवाह नहीं हो पाता था। तो ऐसी दुर्लभ स्थिति आई थी। इस दुर्लभ स्थिति में बहुत सा शाप इनको मिला करशन सिंह को, और इसी शाप की वजह से 1906 में इनकी हो गई थी मृत्यु। पर इनके जो बेटे थे वो और भी नालायक बेटे थे, पृथ्वी सिंह, उनके द्वारा भी बहुत बिजोलिया की जनता का शोषण किया गया। इसके लेकर भी मैं एक वीडियो जरूर आप लोगों को शेयर करूंगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, किसान आंदोलन से संबंधित और बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि हर एग्जाम में बहुत ही निर्णायक प्रश्न आते हैं यहाँ से। इसको लेकर मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने जरूर शेयर करूंगा। बहुत ही प्यारा और मजेदार टॉपिक है। साथियों आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आपका स्क्रीन पर नवा प्रश्न ये रहा, राणा सांगा की मृत्यु। जी हाँ, राणा सांगा मेवाड़ की भूमि का वो वीर पुरोधा पुरुष राणा सांगा, उसकी मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? जी हाँ, मृत्यु का स्थान पूछ रहा है, जल्दी जवाब दीजिए कमेंट को पढ़ के। खानवा भरतपुर, कालपी मध्य प्रदेश, बसवा दौसा या मांडलगढ़ भीलवाड़ा। टेंशन मत लो, चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो कि राणा सांगा से संबंध रखते थे। जी हाँ, जवाब फटाफट दीजिए। यहां पर जो इसका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है बसवा दौसा। बहुत सारे बच्चों के सही कमेंट्स में आ रहे हैं, बसवा दौसा। फटाफट कमेंट करते चलिए, कमेंट में कंजूसी ना करें। अपने ज्ञान को बढ़ाने का बहुत अच्छा माध्यम आपको मिला है ये लॉकडाउन के दौरान। बसवा दौसा, बसवा दौसा की अगर बात करूं, यहां पर इनकी मृत्यु हुई थी राणा सांगा की। साथियों मैं बात करूं अगर मेवाड़ रियासत के राणा सांगा की, तो एक्चुअल स्थिति क्या बनी थी, इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको बताऊं। खानवा का जो युद्ध लड़ा गया था, ये आपका खानवा, और खानवा का मैदान कहाँ पर पड़ता है? आपके भरतपुर में। खानवा के मैदान में राणा सांगा की स्थिति बड़ी दुर्लभ हो चुकी थी। खानवा का जो युद्ध था वो राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। परंतु साथियों इस स्थिति में जब राणा सांगा लगभग गिरफ्त में आने वाले थे बाबर की में, उस स्थिति में इनके सेनापति के द्वारा इनको युद्ध क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया और खानवा के मैदान से निकाल कर और इनको ले गए कालपी। कहाँ ले गए? कालपी, जो पड़ता है मध्य प्रदेश में। कालपी मध्य प्रदेश में ले जाकर इनको रख दिया गया। वहाँ पर गुप्त रूप से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। साथियों जब कालपी में स्वस्थ हो गए राणा सांगा जब स्वस्थ हुए तो उनको इच्छा हुई कि मैं अपने मेवाड़ पर या मेवाड़ का स्वाभिमान बचाने के लिए बाबर पर एक बार फिर से आक्रमण करूंगा। साथियों उस स्थिति में इनके ही जो कुछ सैनिक थे या कुछ सामंत थे, उनको वो युद्धों से बहुत परेशान हो चुके थे। इसलिए उन लोगों ने सोचा कि यार ये आदमी फिर से हमें परेशान करेगा, फिर युद्ध में जाना पड़ेगा। तो इनके ही सैनिकों के द्वारा कालपी में इनको दे दिया गया जहर या विष दे दिया गया। विष से इनकी हालत खराब हो गई, ये मूर्छित हो गए और ऐसी स्थिति में इनको उठाकर लाया गया और इनको ले जाया जा रहा था कहाँ की ओर? मेवाड़ की ओर। बीच में जगह पड़ती थी बसवा। कौन सी जगह पड़ती थी? बसवा, जो पड़ती है कहाँ पर? दौसा में। ध्यान से समझते चलना। बसवा दौसा में आते आते इनकी क्या हो गई? मृत्यु। बसवा दौसा में इनकी हुई थी मृत्यु और इनको जहर कहाँ पर दिया गया था? कालपी में। इसके पश्चात इनके मृत शरीर को ले जाकर रखा गया मांडलगढ़ में। कहाँ पर रखा गया? मांडलगढ़ में। और ये मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है? भीलवाड़ा में। मांडलगढ़ और भी प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। मांडलगढ़ में इनको ले जाकर और इनका अंतिम संस्कार किया गया और इनकी मांडलगढ़ में बनवाई गई छतरी। तो राणा कुंभा की छतरी पूछी जाए या अंतिम संस्कार पूछा जाए तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मृत्यु पूछी जाए तो बसवा दौसा और इनको जहर दिया जाए या जहर कहाँ दिया गया पूछा जाए तो आपकी कालपी मध्य प्रदेश। साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस समाचार
समाचार पत्र में सागरमल गोपा के साथ जेल में हुए अत्याचारों को प्रमुखता से उजागर किया गया था। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूँ उस समय की जब सामंतों और यहाँ के इन शासकों के शोषण के विरुद्ध हमारे कुछ क्रांतिकारी और वीर योद्धाओं ने आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। और उन्हीं आवाज बुलंद करने वालों में एक हमारे यहाँ का क्रांतिकारी था सागरमल गोपा। इस सागरमल गोपा के साथ जेल में बहुत सारे अत्याचार हुए और इन अत्याचारों को एक समाचार पत्र था जिसने हिम्मत की कि इन समाचार पत्र में मैं इस अत्याचारों के विरुद्ध लिखूं या लेख लिखूं। जवाब दीजिए फटाफट। सारे सुने हुए अखबार आप लोगों के, तरुण राजस्थान, प्रजा सेवक, प्रताप, राजस्थान केसरी। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा प्रजा सेवक। तरुण राजस्थान, प्रताप और राजस्थान केसरी, इन सभी का संबंध आपका जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम इन्हीं समाचार पत्रों के द्वारा किया गया था। परंतु यहाँ पर सागरमल गोपा के बारे में अगर पूछा जाए तो वहाँ पर आप लोगों का जवाब होगा प्रजा सेवक समाचार पत्र। साथियों होता क्या है, मैं थोड़ी सी आपको इसकी स्टोरी में ले जाना चाहूँगा सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा, मैं संपूर्ण अभिनव टीम की ओर से पुनः सलाम करता हूं ऐसे वीर योद्धा को, सागरमल गोपा को। साथियों मैं बात करूं सागरमल की तो सबसे पहले तो इनका जो संबंध था ना, वो संबंध था जैसलमेर से। इनका जन्म जैसलमेर हुआ था, संबंध इनका जैसलमेर से था। हुआ क्या एक्चुअल में, इनके द्वारा उस समय जब मैं बात कर रहा हूँ जवाहर सिंह का यहाँ पर शासन हुआ करता था जैसलमेर में। जैसलमेर के जो शासक थे, शासक का नाम था जवाहर सिंह। क्या नाम था? जवाहर सिंह। साथियों इस सागरमल गोपा के द्वारा क्या किया गया, जवाहर सिंह के विरुद्ध भाषण और लेख लिखने का काम कर दिया गया। और क्यों किया गया? क्योंकि जवाहर सिंह उस समय राजस्थान के क्रांतिकारियों को प्रोत्साहित ना करके और ये अंग्रेजों का साथ दे रहा था, या मैं इस तरीके से कहूँ कि ये यहाँ की जो राजस्थान की जो भूमि थी या जो जैसलमेर की भूमि थी, वहाँ के किसानों का शोषण कर रहा था। इसीलिए जवाहर सिंह के विरुद्ध इन्होंने बहुत सारी गोष्ठियाँ की, भाषण दिए और लेख लिखने का काम कर दिया। जवाहर सिंह को जब पता लगा तो जवाहर सिंह ने तुरंत प्रभाव से सागरमल गोपा को एक जेल में क्या कर दिया, डलवा दिया। किस में डलवा दिया गया? जेल में। ये जेल होती है जब जेल में डाल दिया गया सागरमल गोपा को। किसके आदेश पर? जवाहर सिंह के आदेश पर। साथियों जेल में रहते भी इन सागरमल गोपा के द्वारा 2 किताबें लिखी गई, बड़ी प्रसिद्ध हुई किताबें। 2 किताबों के नाम याद रखना। एक तो थी जैसलमेर का गुंडा राज। जी हाँ, जैसलमेर का गुंडा राज, जैसलमेर का गुंडा राज। और इनकी जो दूसरी किताब थी वो थी आज़ादी के दीवाने। आज़ादी के दीवाने। तो आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, ये 2 इनकी रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध हुई थी, जिन्होंने इस क्रांति में आग का काम किया था। साथियों अब इतना ज़्यादा आक्रोश बढ़ चुका था कि जेल में रहते रह भी आपका सागरमल गोपा क्रांतिकारियों के लिए काम कर रहा था। साथियों इसी चीज़ को देखकर जवाहर सिंह से रहा नहीं गया और जवाहर सिंह ने आदेश दिया इस थाने के थानेदार को। उस समय इस थाने का जो थानेदार था, थानेदार का नाम जरूर याद रखना। उस थाने के थानेदार थे गुमान सिंह। क्या नाम था? गुमान सिंह। इस गुमान सिंह के द्वारा आधी रात में आपके सागरमल गोपा पर कैरोसिन डालकर और उस पर लगा दी गई आग, और साथियों उस आग में सागरमल गोपा जलकर हो गया राख। ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने प्रदेश और अपने देश की आन बान शान के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो कुल मिलाकर थानेदार गुमान सिंह ने जवाहर सिंह के आदेश पर इनको जलाकर क्या कर दिया था, राख। परंतु फिर भी अंतिम समय तक ये इनके सामने झुके नहीं और इनके अपराधों के बारे में बोलते रहे। साथियों ये सारी जो घटना हुई थी, जलाने की घटना, ये घटना थी 4 अप्रैल की। जी हाँ, 4 अप्रैल 1946 को ये घटना थी जब सागरमल गोपा को जलाया गया था। और इन्हीं सागरमल गोपा के बारे में सारी जो घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम के समाचार पत्र में लिखा गया, प्रजा सेवक समाचार पत्र में। कौन से सेवक में? प्रजा सेवक।
और ये प्रजा सेवक जो समाचार पत्र था ये प्रकाशित होता था जोधपुर से, ध्यान रखना। सागरमल थे कहाँ के, जैसलमेर के, पर प्रकाशन होता था कहाँ से जोधपुर का, जोधपुर से प्रकाशन होता था। और ये साप्ताहिक समाचार था, जी हाँ साप्ताहिक समाचार था ये। अच्छा, इसके प्रकाशक और याद रखना आप लोग, अचलेश्वर प्रसाद जी, अचलेश्वर प्रसाद, अचलेश्वर प्रसाद इसके या प्रजा सेवक जो समाचार पत्र उसके प्रकाशक थे। साप्ताहिक समाचार पत्र था, जोधपुर राजस्थान से प्रकाशित होता था। अच्छा, ये जो अचलेश्वर जी इनको मामा के नाम से या मामा के उपनाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मामा के नाम से, अचलेश्वर प्रसाद को। तो साथियों ये थे हमारे सागरमल गोपा। आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न ये रहा, हमीर महाकाव्य में, जी हाँ हमीर महाकाव्य में चौहानों की या चौहानों को बताया गया है, हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, ब्राह्मणवंशी और क्षत्रिय। किससे उत्पत्ति बताई गई है? हमीर महाकाव्य के अनुसार बात कर रहा हूं मैं, चौहानों की। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, हमीर महाकाव्य के अनुसार। और यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो सही जवाब है सूर्यवंशियों से। जी हाँ, सूर्यवंशी से उत्पत्ति मानी जाती है किसकी? आपके चौहानों की। किसके अनुसार? हमीर महाकाव्य के अनुसार। साथियों अगर मैं बात करूं हमीर महाकाव्य की, तो हमीर महाकाव्य को जो लिखने वाले व्यक्ति थे वो थे नैनचंद सूरी। कौन थे? नयनचंद सूरी। और नैनचंद सूरी का महाकाव्य था हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य, हमीर महाकाव्य को लिखने वाले कौन थे? नैनचंद सूरी। और इस नैनचंद सूरी ने हमीर महाकाव्य में चौहानों की उत्पत्ति कहां से बताई थी? सूर्यवंशियों से। जी हां, सूर्यवंशियों से उत्पत्ति। जब मैं बात करूं अगर सूर्यवंशियों की, तो साथियों सूर्यवंशी कौन कहलाते हैं? कौन है सूर्यवंशी? अगर मैं बात करूं इतिहास की, थोड़ा सा हम पीछे जाएं, तो भगवान जो रघु के वंशज थे, जी हां भगवान रघु के वंशज, इन भगवान रघु के जो वंशज थे वो ही क्या कहलाए थे? रघुवंशी या सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी मतलब भगवान रघु के वंशज। साथियों अगर मैं इनकी वास्तविकता में जाऊं तो सूर्यवंशियों की जो उत्पत्ति मानी जाती है ना, वास्तविक प्रारंभ इनका जो माना जाता है सूर्यवंशियों का, वो भगवान सूर्य के पुत्र थे वैवस्त्र। भगवान सूर्य के वंश थे या पुत्र थे, सूर्य के पुत्र जिनका नाम था वैवस्त्र, मनु। और इस वैवस्त्र मनु की जो संतानें थी वो संतानें सूर्यवंशी कहलाती थी। परंतु साथियों जब आपके रघुकुल में भगवान रघु का जन्म हुआ, जी हाँ, इसके ही वंशज आगे जाकर हुए थे रघु। और इन रघु के ही आगे जाकर जो वंशज हुए थे वो हुए थे भगवान दशरथ और उनके पुत्र राम जी। ठीक है, और इन्हीं के वंशज आगे लव और कुश माने जाते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये जो रघु की उत्पत्ति के बाद में ये वंश कहलाने लग गया था रघुवंश या रघुकुल। ठीक है, इससे पहले जब व्यवस्थ थे व्यवस्थ मनु, तो उस समय ये वंश कहलाता था सूर्यवंशी। और इन सूर्यवंशियों से उत्पत्ति मानते हैं हमारे चौहानों की हमीर महाकाव्य। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को माना जाता है? जी हाँ, राजस्थानी जो चित्रकला है उसकी मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है? राजस्थान की मूल शैली, मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, हाड़ौती। जवाब दीजिए फटाफट। काफी लोग अभी भी सुस्त बैठे हुए, जवाब नहीं दे रहे, केवल वीडियो देख रहे। कमेंट बॉक्स में फटाफट जवाब डालो, जवाब जल्दी जल्दी दो। कम से कम 3 से 4 से 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। और अपने सारे फ्रेंड्स के ग्रुपों में शेयर कर दो फटाफट वीडियो को। एक बालक को, एक विद्यार्थी को, कम से कम 10 व्यक्तियों को, 10 फ्रेंड्स को शेयर करना है। जी हाँ, फ्रेंड्स को शेयर भी करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाओ। अधिक से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ने चाहिए इस प्रतियोगिता सीरीज में, ताकि प्रतियोगिता को देने का बहुत ज़्यादा मज़ा और बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहनी चाहिए। मूल शैली की बात करूं तो यहाँ पर जो जवाब होगा आप लोगों का वो जवाब है मेवाड़ शैली। जी हाँ, मेवाड़ शैली की अगर मैं बात करूं तो मेवाड़ शैली को ही राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली, या मैं बात करूं सबसे प्राचीन शैली कहते हैं हम लोग। जी हाँ, सबसे प्राचीन शैली कह दो या मूल शैली कह दो।
मूल का मतलब ही होता है आदि या सबसे प्राचीन। साथियों अगर मैं मेवाड़ चित्रशैली की बात करूं तो इसका जो आरंभ हुआ था ना, इस मेवाड़ चित्रशैली का जो आरंभ माना जाता है वो आरंभ माना जाता है कुंभा के काल से। किसके काल को? कुंभा के काल को। कुंभा के काल को आरंभ माना जाता है। इसी कारण से कुंभा को राजस्थान में चित्रकला का जनक भी कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान में चित्रकला का जनक, चित्रकला का जनक कौन कहलाता है? राणा कुंभा। स्थापत्य कला का जनक पूछे तो भी आपका राणा कुंभा, या चित्रकला का जनक पूछे तो भी राणा कुंभा। साथियों यहां पर मैं बात करूं तो मेवाड़ चित्रशैली का जो पहला चित्रित ग्रंथ था वो था श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जी हां, याद रखना, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये मेवाड़ चित्रशैली का क्या था? पहला चित्रित ग्रंथ था। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और आपकी स्क्रीन पर अगला प्रश्न ये रहा। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान के भूगोल की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बहुत निर्णायक प्रश्न है। मैं दावा करता हूं ये प्रश्न 100% एग्जाम्स में पूछा जाएगा। आने वाले जो एग्जाम्स में क्यों पूछा जाएगा मैं बताता हूं आप लोगों को। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? प्रश्न को पढ़ना, किस जिले से नहीं गुजरता है? प्रश्न को ध्यान देना, नेगेटिव प्रश्न है, नहीं पूछ रहा है। जल्दीबाजी में जवाब कहीं वो मत दे देना जो आपको नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 किस जिले से नहीं गुजरता है? जवाब जल्दी दो फटाफट। ये महत्वपूर्ण क्यों है बताने वाला हूं, जल्दी पूरा रटवाऊंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 को उंगलियों पर याद होगा। साथियों मैं बात करूं तो यहां पर जो जवाब होगा वो जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अर्थात अजमेर। साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग जो 12 है ये महत्वपूर्ण क्यों है मैं इसको लेकर पहले बात करूं। हाल ही में जो केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, कुछ राजमार्गों के नाम बदले गए। जी हाँ, और उन राजमार्गों में NH12 भी है। NH12 का नाम बदल दिया गया है और NH12 का नाम बदलने की वजह से ये राजमार्ग बड़ा हाईलाइट है। यहाँ पर काम चल रहा है, इसको 4 लाइन बनाया जा रहा है और इसका कार्य निरंतर प्रगति पर है। इसी कारण से साथियों ये राजमार्ग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आप लोगों के एग्जाम्स में पूछा जाएगा 100%। ध्यान देना, इस राजमार्ग को मैं पूरी तरीके से कवर करवाता हूँ आपको। सब लोग नोटबुक उठा लीजिएगा और ध्यान से समझना आप लोग। साथियों होता क्या है, मैं बात करूं इस राजमार्ग की NH12 की। NH12 जो राजमार्ग है साथियों ये आपके MP से और राजस्थान को जोड़ता है। एक बात तो ये ध्यान रखना, ये MP और ये आपका राजस्थान, ठीक है। दूसरी बात पूछे तो इसका प्रारंभ होता है जबलपुर से, जबलपुर मध्य प्रदेश से इसका प्रारंभ होता है और इसका अंत होता है जयपुर में। जी हाँ, जयपुर में इसका क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश से जयपुर राजस्थान तक ये राजमार्ग स्थित है। साथियों अगर मैं बात करूं आपके इस NH12 की बात कर रहा हूं मैं, NH12 नेशनल हाईवे 12, इस NH12 का नाम परिवर्तित करके और अब नया नाम इसको दिया गया है। नया नाम क्या दिया गया है इसको, NH52। जी हाँ, NH52 कार्य प्रगति पर है। हाईलाइट होने का कारण क्यों है, क्योंकि इस राजमार्ग को क्या बनाया जा रहा है, 4 लाइन बनाया जा रहा है। कहां से कहां चल रहा है, जबलपुर मध्य प्रदेश से जयपुर राजस्थान। अच्छा अपने काम की बात करते हैं राजस्थान की। साथियों राजस्थान में ये झालावाड़ से प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है, झालावाड़। ध्यान देना साथियों, राजस्थान की अगर इंडिविजुअल बात पूछी जाए तो राजस्थान के ये 6 जिलों में गुजरता है। कितने जिलों में, 6 जिलों में। मुख्य रूप से तो 5 जिले हैं पर एक जिला भीलवाड़ा आंशिक रूप से वहाँ पर जाता है और भीलवाड़ा में लगभग 5 से 6 किलोमीटर ये हल्का सा जाकर आता है, इसलिए भीलवाड़ा भी इसमें शामिल किया जाता है। काफ़ी किताबों में दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना। कितने जिलों में जाता है ये, 6 जिलों में। 6 जिले आपको याद रखने हैं बस, सबसे बड़ी बात यह है। तो बात करूँ अगर मैं, तो पहला तो हमारा कौन सा आ गया, झालावाड़। झालावाड़ के बाद में हमारे सामने आया कोटा। कोटा के बाद में गया बूंदी, इसके बाद आ गया हमारा भीलवाड़ा। झालावाड़, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा। इसके बाद में ये आ गया टोंक।
और टोंक के बाद में पहुंच गया कहां पर, जयपुर। तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। याद रखना आपको, राजस्थान में प्रवेश कहां पर कर रहा है, ये झालावाड़ से। NH12 की बात कर रहा हूं, जिसको हाल ही में NH52 के नाम से जानते हैं। झालावाड़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी से आपके जो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से टोंक, टोंक से जयपुर, और जयपुर में आकर ये राजमार्ग क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है साथियों। तो ये था आपका NH12। NH12 का नाम बदल दिया गया, NH52 कर दिया गया है। इसके साथ ही एक हाईवे हो रहा है NH76। जी हाँ, NH जो 76 है, इस NH76 का भी नाम बदला गया है और इसका नाम कर दिया गया NH27। ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये भी इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाऊंगा इसको भी किसी दिन। NH76 का नाम बदलकर NH27, NH27 कर दिया गया है। तो दो ये राजमार्ग है जो बड़े ही महत्वपूर्ण है। पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने आज बहुत एंजॉय की ये टेस्ट सीरीज और इसके सारे जवाब आपने दिए, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इस टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। चैनल को जिन साथियों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। पुनः सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने कम से कम 2 से 4 साथियों तक आप लोग इस चैनल को 100% शेयर कीजिएगा। सभी साथियों को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ाई को जारी रखिएगा। इस टेस्ट सीरीज या इस प्रश्नोत्तरी को लेकर आपके जो भी फीडबैक है, जो भी आपके सुझाव है, वो सादर आमंत्रित है। पुनः सभी साथियों को धन्यवाद। थैंक यू। जय